कोई चारा न रहा तर्क ताल्लुक़ के सिवा, कोई चारा न रहा तर्क ताल्लुक़ के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। रिवीजन क्लास में नए क्वेश्चनों पे बात करेंगे। इसका थ्योरिकल क्लास जो है वो मैं पहले ही आपके सामने रख चुका हूँ। आज के सवालों में कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है वो PYQ के होंगे और बाकी सारे क्वेश्चन और ऑप्शन सब मेरे तजर्बे से आपके सामने रखे जाएंगे। अनीस के बाद वो कौन सा शायर है जिसने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए? यहाँ से दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो यही बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि अगर नहीं पता है तो याद रख लेना चाहिए कि अनीस ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। और अच्छा शायर भी वही होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी याद हो। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अल्लामा इकबाल हैं, या जोश मलियावादी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, या फिर चकबस्त हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा जोश मलियावादी, उसका आंसर एकदम सही है। आपका आंसर सही होने वाला है जोश मलियावादी। मतलब अनीस ने सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आई थिंक 10,000 के समथिंग हैं, और उसके बाद जो है इस्तेमाल करने वाले जोश मलियावादी हैं। चारों जो ऑप्शन रहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप UPTGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जैसे आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें से कोई ऑप्शन अगर नया आता है जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, जैसे सलाम संदेलवी आ गया, या जो है हाजरा मसरूर आ गई, या और भी अदरवाइज़ जो है सलाम मछली शहरी आ गए, इनके बारे में कुछ नहीं पता है तो उनका नाम नोट करना चाहिए और डिटेल में उनके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। अपना जो है पढ़ाई का एरिया बढ़ाइए थोड़ा। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा शायर पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू का उस्ताद था? मैंने एक बात कही थी कि उस्ताद यानी कौन सा शायर कहाँ प्रोफेसर रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल बन जाता है कि इनमें से किसने जो है दरसो तदरीस का काम नहीं किया, इस तरीके से सवाल बन जाएगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो पटना यूनिवर्सिटी में आपको बताने चाहिए उर्दू का उस्ताद कौन रहा। आपका आंसर सही होगा जमील मजहरी। जिसने भी आंसर दिया है C, उसका आंसर एकदम सही है। इकबाल के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने भी कई कॉलेजों में पढ़ाया है, जैसे लाहौर में भी पढ़ाया है, फैज़ अहमद फैज़ ने भी लाहौर में पढ़ाया है, लंदन में भी पढ़ाया है। इसके बाद में इरफान सिद्दीकी ने किसी में कहीं उस्ताद नहीं रहे। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से किस शायर के यहाँ हिंदुस्तानियत का रंग गालिब है? आसान सा सवाल है। हिंदुस्तानियत का रंग गालिब होने का मतलब जिसने हिंदुस्तान की तमाम कल्चर को अपनी शायरी में वाज़ा किया हो, जैसे नज़ीर अहमद, या जैसे कुली कुतुब शाह, या फिर इसके बाद में आपको याद रखना चाहिए अमीर खुसरू। ये नाम ऐसे कुछ हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को अपनी शायरी में वाज़ा किया है। अच्छा, अब हिंदुस्तानी कल्चर को अपनी बादशाहत में सबसे ज़्यादा अहमियत देने वाला शायर अगर पूछा जाए तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, या फिर आपको याद रखना चाहिए कुली कुतुब शाह। मुग़ल में अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर उसी दौर का आपको बादशाह याद रखना चाहिए अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर का नाम याद रखना चाहिए, जहांगीर के बाप। हालांकि डिटेल में मैं आपके सामने नहीं, रिवीजन क्लास है, तो फिर भी मेरे सामने जब याद आ जाता है तो मेरी ये गलती है या खामी समझिए कि मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। आपका ये मतलब जो है आंसर जो सही होगा वो मीरा जी जिसने दिया है, मीरा जी के बारे में याद रखिए कि हिंदुस्तानियत का रंग इनके वहाँ ज़्यादा है। अगर फ़ारसी शायरी और फ़ारसी की टेक्निक उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा जदीद में जिसने इस्तेमाल की, अगर वो नाम पूछा जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए नून मीम राशिद। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, अहम है। इसके बाद में रमज़ान शाह मुबारक करके अफरोज़ करके एक मसनवी आई थी, वो इस फ़ाइज़ दहलवी की है, इसका आपको नाम याद रखना चाहिए। इसका दीवान को मुरत्तिब रिज़वी अदीब ने किया था। दर्जा झेल में से किस शायर के शेरी मजमुआ का नाम 3 रंग है? आसान सा सवाल है। 3 रंग मैंने जो है शाह आतिशा हमने आपके सामने बताया था, उस नज़म में ये आपके सामने बताया था। इस नज़म में ये सारी तसानीफ़ें किसकी हैं? तो नून मीम राशिद मीरा जी जिसने नाम दिया होगा उसका आंसर सही है। तो 3 रंग आपको, गीत ही गीत है, नज़में हैं, मीरा जी की नज़में हैं, ये इस तरीके की इनकी किताबें हैं, आपको याद रखना चाहिए। हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए शायर हैं। अगला सवाल है, मखदूम को साहित्य अकादमी अवार्ड किस तसनीफ़ पर मिला था? गुलेतर है, सुर्ख सवेरा है, बिसाते रक़्स है, या फिर भूखा बंगाल है?
अगर आपसे तरतीब पूछी जाए, इसकी तरतीब बहुत पूछी जा चुकी है, इस बार भी यूजीसी नेट ने इसकी तरतीब पूछ ली थी। तो आपको नंबर 1 पे ये रहेगा, उसके बाद नंबर 2 पे ये रहेगा, नंबर 3 पे ये रहेगा, ये इसकी नज़म है। इस तरह से आपका तरतीब इसी तरह से रहेगी जैसे मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इनको जो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है वो आपको याद रखना चाहिए, वो मिला है बिसात रक़्स पे। रक़्स अगर नज़म पूछी जाए किसकी तो वो नून मीम राशिद की है, और बिसात रक़्स अगर मजमुआ पूछा गया है तो वो आपको बताना होगा मखदूम का। देखिए, गुजारिश करता हूँ इस बात की कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद 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 शुक्रगुजार रहूँगा। और क्वेश्चन पूरी वीडियो देखने के बाद जब क्वेश्चन अच्छे लगे तब लाइक किया कीजिए, वरना डिसलाइक किया कीजिए अगर ना पसंद आए। और अगर आपको इस पे एतमाद हो कि मुझे इस चैनल से जुड़ना चाहिए तब सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब ना करें। अब सवाल है कि दर्जा झेल में से मीरा जी की नज़म कौन सी है, यानी आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मीरा जी बाय पोइट्री, इनकी मीरा जी की जो नज़म है वो कौन सी है आपको ये बताना है। तो याद है, या फिर मशरिक़ व मग़रिब है, या कमर है, या फिर जो है सुक्की तान है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, ये इसमें जो याद नज़म है ये आपको याद रखनी चाहिए, ये नज़म है फैज़ अहमद फैज़ की, शायद आपको मालूम भी होगा। इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है, सुख की तान। यह आपने कई बार ये नज़म सुनी होगी, हल्का अरबाब ज़ौक़ के लिए लिखी गई नज़म है। किसकी है? मीरा जी की है। इसके बाद में अगला सवाल है, रिसाला अदब और रिसाला गुफ्तगू किसने जारी किया था? तो रिसाला अदब भी आपको बताना है और रिसाला गुफ्तगू, ये दोनों रिसाले बताने हैं किसके जारी करने वाला कौन है। गुफ्तगू आपने खूब सुना होगा, किसने जारी किया था? लखनऊ से जारी हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका सही है, अली सरदार जाफरी। तो अली सरदार जाफरी जिस बच्चे का आंसर है उसका एकदम राइट होने वाला है। अगला सवाल है, मीर अनीस और मीर ज़ाहक का रिश्ता आपस में, रिलेशन बताना है। और रिलेशन आपको इनकी 5 पीढ़ियाँ जो इन्होंने बताई हैं कि मेरी 5 पीढ़ियों ने जो है वो मरसिया लिखा है, अनीस कहते हैं। तो 5 पीढ़ियों का क्रम आपको याद रहना चाहिए, तो उससे रिलेशन आपको क्लियर रहेंगे। क्या है? बेटा है, पोता है, परपोता है, या फिर शागिर्द है। तो मीर अनीस जो हैं और मीर ज़ाहक का रिश्ता आपस में बताना है। तो मीर अनीस और मीर ज़ाहक के बीच में रिश्ता क्या होगा? परपोता। अगर पोता का आंसर होता तो ऊपर जो है वो मीर हसन से रिलेशन पूछा जाता, बाप बेटे का पूछते तो मीर खलीक का रिलेशन पूछते। तो यहाँ पर क्या होगा? मीर ज़ाहक। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, मकालमा निगारी और रज़्म बज़्म के साथ अखलाक व फ़ज़ाइल किसके शायरी की खूबी थी? आसान सा सवाल है। देखो, मकालमा निगारी में माहिर कौन हो सकता है? जो लफ्ज़ों का जादूगर हो। और इनमें लफ्ज़ों का जादूगर कौन है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज थे? वो है बाबर अली अनीस। तो शायरी में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि शायरी में मंजर निगारी सबसे ज़्यादा किसके वहाँ पाई जाती है? तो बाबर अली अनीस होगा। इसको मोटिफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि मरसिया में सबसे ज़्यादा मंजर निगारी, हसीन मंजर निगारी किसके वहाँ मिलती है? तो अभी बाबर अली अनीस होगा। और रज़्म बज़्म का तो इसने बताया ही है कि मरसिया के इनकी गज़लें आप देखेंगे या फिर इनकी रुबाइयाँ देखेंगे, उसमें बज़्म का रंग है। और रज़्म जो है वो इनके वहाँ आपको मालूम ही है कि रज़्म का बहुत अच्छे से बयान करते हैं ये मरसिया में। रज़्म वो होती है जिसमें जंग का बयान हो। और साथ ही साथ में इसमें अखलाक व फ़ज़ाइल तो मिलता ही है। ज़बान जो है फसाहत से भरी हुई होती है, सहले मुमतना इनकी ज़बान है। तो आंसर आपका सही होगा डी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य नहीं है, सब्र रखना चाहिए। वीडियो देखते टाइम अगर धैर्य नहीं है तो आप छोड़ दिया कीजिए, वीडियो नहीं देखा कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती मसला है कि मैं नहीं कम कर पाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है तो टाइम इज़ मोस्ट पावरफुल, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और टाइम इज़ चेंजबल। इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा, आप समय बचाइएगा। दूसरी जगह कहीं पे देखिए और अपने आप भी खुद पढ़ सकते हैं। किसने कहा था कि दिल्ली की कदीम ज़बान उर्दू नहीं बल्कि ब्रज है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। हाफिज़ महमूद शिरानी, पंजाब से पैदा हुई उर्दू, ये बात ये कहते हैं। वज़ीर आगा, इसके बाद में मसूद हुसैन ख़ान, या फिर शिबली नौमानी।
यहीं पर आपको याद रखना है कि महमूद शिरानी जो हैं इनको मतलब जो है इन्हीं ने कदीम ज़बान को उर्दू नहीं बल्कि ब्रज जो है दिल्ली की कदीम ज़बान जो है वो उर्दू नहीं बल्कि कौन सी है, ब्रज है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्हीं ने पंजाब में उर्दू पैदा होने का भी नज़रिया पेश किया था। अगला सवाल है फसाना अजाइब और नस्र पर एक धब्बा है। ये कौल है, मतलब फसाना अजाइब जो है वो उर्दू नस्र पर एक धब्बा है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से और गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे होना चाहिए फसाना अजाइब उर्दू नस्र पर एक धब्बा है। खैर, कौल आपको किसका होगा? शमसुल फ़ारूकी, आल अहमद सुरूर, एहतिशाम, कलीमुद्दीन अहमद। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। कॉल से मुतालिक मैं आपके सामने मुकम्मल टॉपिक करा चुका हूँ। टॉपिक वाइज भी आपके सामने प्रैक्टिस करा दी जाएगी रिवीजन क्लास में। इसमें कॉल का हो चुका है, रिसालों के भी करा देंगे, नॉवेल की अलग करा देंगे, साथ ही साथ में नज़मों की अलग से 100 क्वेश्चन की वीडियो ले आएंगे आपके सामने। साथ ही साथ में नॉवेल की और अफसाने की 100 क्वेश्चन की वीडियो अलग से लाएंगे, फिर मजमुओं की लाएंगे। इस तरह से तनक़ीदी किताबों की 100 क्वेश्चनों की वीडियो लाएंगे। 10-12 टॉपिक हैं, वो टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए, बाकी ये सारी वीडियो देखिए और बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहिए। आपका आंसर सही होगा ए, शमसुल रहमान फ़ारूकी। माई क्वेश्चन नाम की जो प्लेलिस्ट है मेरे ख्याल से टीजीटी के हर बच्चे को देखना चाहिए। उसमें ऐसे राइटरों का मैंने इंतखाब किया है जो लगातार पेपरों में पूछे तो जाते हैं, नए हैं लेकिन उनके बारे में आपको मालूम कुछ नहीं है, जानकारियाँ नहीं हैं, किताबों में भी उनके बारे में नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों का इंतखाब करके माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है और बचे हुए को भी उसी में डालेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। सवाल है इस्मत का दूसरा अफसानवी मजमुआ चोटें कहाँ से शाया हुआ है? दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से, आगरा से। लेकिन आपको इसमें सन भी ध्यान देना है। तो ये एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये दिल्ली से शाया हुआ है चोटें, लेकिन कब? तो आपका आंसर होगा 1942 में, 1942 में ये जो है शाया हुआ है। अगला सवाल है गवासी और इब्न निशाती किसके दरबार के शायर हैं? अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह या इब्राहिम शाह? देखिए आपको याद रखना चाहिए, जुनैदी हैं, साथ साथ में इब्न निशाती हैं, गवासी हैं। गवासी तो जुड़े हुए, गवासी जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह का तो दरबारी ही शायर है। मुल्ला वजही भी इसके दरबार में शायर हैं। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। और जो है कुतबी जो हैं वो भी इनके दरबार के शायर हैं। आपका आंसर सही होगा अब्दुल्ला, पहला वाला जिसने दिया है उसका आंसर एकदम सही है। कब? 1600, आपको याद रखना चाहिए कि 1626 में ये बंदा गद्दी पर बैठा है अब्दुल्ला, 1626 में, और गद्दी पर 1672 तक ये रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी के बारे में याद रखना चाहिए। सन आपको याद है तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। मुल्ला वजही किसके दरबार का शायर था? तो मुल्ला वजही किसके दरबार का शायर था, गौर कीजिएगा। अगर पूछा जाए किसके दौर में शायर था तो सवाल अलग है, पूछा जाए मुल्ला वजही सवाल किसके दौर का शायर है तो ये सवाल अलग होगा, और किसके दरबार का शायर है ये सवाल अलग है। बहुत गौर कीजिएगा इस सवाल पे। तो यहाँ पर दरबार का पूछा है तो ये दरबार में जो था वो कुली कुतुब शाह का था। कुली कुतुब शाह के दरबार में था, उम्र इसकी लंबी हुई इसलिए इसने कई बादशाहों का दौर देख लिया। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का दरबारी शायर है और इसकी फरमाइश पे इसने किताब लिखी है कुतुब मुश्तरी। और अगर पूछा जाता है किसके दरबार में ये शायर था तो आपका हो जाता है सही अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसके दौर का शायर था तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, और इसके वहाँ इसने सबरस लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। अब्दुल्ला कुतुब शाह को हम पल्ला माना जाता है किसका? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, उसने किताब लिखी है नौरस, उसी के तर्ज और तहरीर पे इसने भी किताब लिखी है। जी किसने? अब्दुल्ला कुतुब शाह बादशाह ने। और साथ ही साथ में अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी की तर्ज पे चलने की वजह से मौसीकी में वो भी माहिर था और मौसीकी में ये भी माहिर था। वो भी अदीबों का दिलदादा था और ये भी। इस तरह से एनालिसिस करके पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। सवाल है किसका ख्याल है पंजाबी ज़बान उर्दू की माँ है? किसका ख्याल है पंजाबी ज़बान उर्दू की माँ है? एग्ज़ाम PYQ में ये सवाल ऐसे पूछा गया था कि पंजाबी की उर्दू ज़बान क्या है? माँ है, बेटी है, बहन है? इस तरह से सवाल पूछा था। मैंने इसको पलट लिया। इसका
तो पंजाबी जो है वो ज़बान जो है वो उर्दू की माँ है, मैंने आपके सामने ही ये रख दिया है। अब यहाँ पे आपको बताना है ये बात कही किसने है। तो ये बात कही है महमूद शिरानी ने, क्योंकि पंजाब से उर्दू पैदा हुई है, नज़रिया भी जब इन्हीं ने पेश किया है, तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला कब शाया हुआ था। तो खुतूत का मजमुआ पूछा जा रहा है, ये रिसाला अगर कर देते खुतूत तब आपका सवाल बदल जाता। आपका आंसर इसमें क्या सही होगा, 1865 है, 69 है, 71 है, 99 है। आंसर जिस बच्चे का होगा बी उसका सही है, 1869 गालिब का है ये रिसाला, और गालिब के इंतकाल के बाद में ग़ुलाम रसूल ने इसको मुरत्तिब किया है, और ये उनके इंतकाल के बाद ये शाया हुआ, उनके इंतकाल के समय वक्त पर ही शाया हुआ है। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इस आवाद ख़राबे में कब और कहाँ से शाया हुई थी। मैं थोड़ा स्लो अगर पढ़ता हूँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बहरहाल स्किप ना करके आपको समझना चाहिए, मेरा भरोसा कुछ नहीं मैं कब काम की बात कह जाऊँ। 1996 दिल्ली में, लखनऊ 1996, या फिर लाहौर 1998, या 2005 दिल्ली में। फटाफट इस आवाद ख़राबे में, अब बहुत आसान सा सवाल भी है, 15 बाब पर है, और इसमें आंसर होगा 1996 1996 दिल्ली में, दिल्ली से ये शाया हुई है। अगला सवाल है गालिब का खुतूत का मजमुआ, यहाँ पे मजमुआ देखिए गलती लिख दिया है, गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला भी गलत लिखा हुआ है, का दिवाचा किसने लिखा था। तो किसने दिवाचा लिखा है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जवाब देना है। तो इसका दिवाचा किसने लिखा है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो मीर मजरू मेहदी का नाम आपको याद रखना है, इन्हीं ने उर्दू मोहल्ला का दिवाचा लिखा है। इन्हीं के लिए गालिब ने 18 ख़त लिखे हैं, इसमें शामिल हैं जो। अगला सवाल है सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन कितनी किस्तों पर मुश्तमिल है। तो बहुत आसान सा सवाल है, सफ़र कब किया है, 1869 में, और यह आया था इसको मुकम्मल किया 70 में, किस्तवार जब शाया हुआ है। तो 12 इसमें सही होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। सवाल है नावल तौबतुन निस्सू की कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। तौबतुन निस्सू जो है वो कितनी फसलों पर, नावल तौबतुन निस्सू कितनी फसलों पर, तो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, चूँकि ये और वो दोनों 12 ही रहेगा सही आंसर। आपका आंसर होगा सही 12। सवाल है ख़ानदान किसका रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद हसन खान। तो इसमें भी आंसर बहुत आसान सा सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। आंसर आपका सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। आपको ये काउंट करना चाहिए कि क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, एक आध क्वेश्चन गलत होता है, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो नहीं देखनी चाहिए। आपको उन सब टॉपिक का मुताला करना चाहिए जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगते हों। और अगर आपके वीडियो में क्वेश्चन 5-6 गलत हो जाते हैं, तब आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी चाहिए और पीछे की सारी वीडियो देख डालनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए एवरेज में आने के लिए। शमसुल रहमान फ़ारूकी के मुताबिक शायर कारी तक पहुंचने के लिए कितनी मंजिलों का इस्तेमाल करता है। यानी कारी के जहन तक, पढ़ने वाले के जहन तक पहुंचने के लिए शमसुल रहमान मुताबिक कितनी मंजिलों को का इस्तेमाल करता है। बहुत आसान सा सवाल है, और यहाँ पर आंसर भी सभी सही हैं, और तरतीब पलट दी गई है। मज़ेदार बात आपको ये देखना है, ऐसी वैसी चीज़ों की तरतीब भी आपको याद रखनी चाहिए। सिर्फ यही याद रख लेना काफ़ी नहीं है कि क्या कहा गया। तो मुताला, इजहार और इबलाग के ज़रिए जो है नहीं सॉरी, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा सी। इजहार, तरसील और इबलाग आपको आंसर सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा सी। इजहार, तरसील और इबलाग के ज़रिए जहन तक पहुँचा जाता है। सवाल है ये आवाज़ क्या है, किसकी तसनीफ़ है। आपको सवाल ख़ुद पढ़ना चाहिए, मैं कई बार कह चुका हूँ। आप रीडिंग करेंगे और सुनेंगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। शमसुल रहमान फ़ारूकी, गोपी चंद नारंग, आल अहमद सुरूर, वज़ीर आगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। 63 86 492 279 मेरा नंबर है, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उसमें अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसके क्वेश्चन का कोई ना कोई बच्चा जवाब देगा, और आप भी लोगों के जवाब देने की कोशिश कीजिए, तैयारी अच्छी होती रहेगी।
आंसर आपका सही होगा डी। जिसने कहा है वज़ीर आगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, फ़िक्र फ़न 1956 किसकी तसनीफ़ है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाने वाली ये भी किताब है, मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। और जिस राइटर की ये किताब है उसके बारे में और भी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं पिछली प्रीवियस ईयर के देख रहा हूँ बन रहे हैं, आपको उनकी डिटेल हर हाल में पढ़नी चाहिए अगर नहीं मालूम है तो। इसमें खलीलुर रहमान आज़मी हैं, मसूद हुसैन ख़ान हैं, आल अहमद सुरूर हैं या फिर एहतिशाम हैं। तो जिस बच्चे का आंसर होगा ए, उसका आंसर एकदम सही है। आपका आंसर अगर है खलीलुर रहमान आज़मी तो एकदम राइट आंसर है। आप अपने सोर्स को सीमित कीजिए, ज़्यादा किताबों का मुताला, ढेर किताबों का मुताला, अलग अलग डिफरेंट किताबों का नहीं कीजिए, 1-2 किताब का कीजिए और बार बार उसी का मुताला कीजिए। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए। आपको जो फैक्ट याद हो वो क्लियर होने चाहिए और बाकी जो नए टॉपिक आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। यहीं तक बात करेंगे। इन क्वेश्चनों में कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको लगता है कि आनी चाहिए वीडियो, आपका मशवरा सही होगा तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।